हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनअकैम। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत लेट हो गया वीडियो के लिए। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। पर मैं ट्राई करूँगी टाइम पर वीडियो लाने के लिए। तो हमने जो सिलेबस देखा था, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो पीडीएफ है ये मैंने कहीं से लिया नहीं है, ये सब मैंने बनाया है। तो ये आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको पीडीएफ चाहिए। यू कैन यूज़ फॉर योर आंसर। इजी इजी सेंटेंस है और डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सबको अच्छा रहेगा समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसी को हम लोग ने डिटेल में यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम पूरे टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। इसको समझने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट रीड करते हैं। मैं रीड करूँगी और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, एक भी ना लास्ट सेंटेंस जो है वो वेस्ट नहीं है। मैंने कहा ना, आप इसको अपने आंसर के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब जो हम अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो आप कुछ एक्सेस सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होता है जो हमको यूज़ नहीं होता। हमको उसको हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हमको आंसर चाहिए उसमें हमको कन्वर्ट करना होता है, बराबर। यहाँ पर मैंने प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग ही लिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी आपको। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी इसको। अगर आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर इमेजेस के थ्रू चाहिए तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा हमारा, एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज अ critical role in science and industry by ensuring the quality, purity and safety to material। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मैंने पहले ही लेक्चर में सिलेबस बता दिया था क्या है क्या नहीं करके। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो हमारा एक ना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वो एक रोल प्ले करता है। किस में प्ले करता है? क्वालिटी में, प्योरिटी में एंड सेफ्टी मटेरियल्स में। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, कितना प्योर होगा, उसमें जब उसकी प्योरिटी और क्वालिटी की बात आएगी तो कुछ सेफ्टी, कुछ प्रिकॉशंस हमको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो वो हमारा कौन डिसाइड करेगा? हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री ही डिसाइड करने वाला है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, फूड एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च लेबोरेटरीज। तो कहाँ का यूज होता है, यहाँ पर नाम गिवन है। क्या क्या बोला है यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है कि ये वर्ड ज़्यादा करके यूज़ कहाँ होता है? मेडिसिन में होता है बोला है, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग बोला है, ठीक है, फूड एनालिसिस बोला है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बोला है, हम्म, और रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होता है। तो ये सब जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे नाम दिया हुआ है। मेडिसिन में कैसे यूज़ हो रहा है, तो आपको पता है मेडिसिन में एक एपीआई करके इंग्रेडिएंट दिया होता है, एपीआई, उसके उसमें उसकी वैल्यू लिखी होती है कितना है। इन शॉर्ट वहाँ पर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट बताता है कि जो हमारा मेडिसिन है वो कितना एक्टिव है। जो इंग्रेडिएंट उसमें डाला हुआ मेडिसिन के अंदर, जो भी अलग अलग सब्सटेंस को ऐड करके एक एक प्रोडक्ट बनाया गया है, अलग अलग चीज़ों को ऐड करके जो हमारा एक फाइनल मेडिसिन, जैसे कि है हमारा हम बात करेंगे इसका पैरासिटामोल का। तो एपीआई क्या होता है? एक्टिव पार्ट होता है जो हमारा बताता है कि मेडिसिन के अंदर एक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, वो एमजी लिखे होते हैं ना, उसी एक्टिव पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेडिसिन में यूज होता है, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में यूज होता है। सॉइल की टेस्टिंग हो गई, वाटर की टेस्टिंग हो गई, वाटर की प्यूरिफिकेशन हो गया। ठीक है, सॉइल के अंदर अगर हम लोगों ने पेस्टिसाइड यूज किया है या फिर हम लोगों ने यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया हुआ है, ठीक है, तो वो अगर हम सबको पता, अगर हम लोग ज्यादा हाई अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो भी हमारे सॉइल के लिए अच्छा नहीं है। हाँ,
वो फर्टिलाइजर एक टाइप का केमिकल ही है, तो हमारे सॉइल में जाएगा, आप उसको पॉल्यूटेट करेगा। तो वो भी ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है। फूड एनालिसिस में हमारा फूड, जो पैल्म फूड आते हैं, वो वो किस बेसिस पे, मतलब कितनी उनकी प्योरिटी होनी चाहिए, उनका देखो, हर फूड जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है ना, उसके ऊपर, हर फूड प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट होता है। सिर्फ फूड प्रोडक्ट ही नहीं, हर चीज़ पे होती है, एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। हम उसी एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं, बराबर। तो वो एक्सपायरी डेट लिखी होती है हमारे फूड प्रोडक्ट की, कि भाई इतने दिन बाद आपका फूड जो मटेरियल है वो खराब हो जाएगा। तो वो कौन बताता है हमको? ठीक है, वो हमारा बताता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री ही बताता है। हाँ, फिर क्या है, हमको रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह में भी एनालिटिकल का यूज होता है। हमको रिसर्च कर रहे हैं लैब में, या फिर कुछ हमको प्रैक्टिकल्स वगैरह जब होगा, आप जब बीएससी लेवल पे जाओगे या फिर 11th 12th में जाओगे, वहाँ पर देखो प्रैक्टिकल्स होते हैं, स्पेशली आपको बीएससी लेवल्स में, मास्टर्स में प्रैक्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, आपके लेवल के, जिसको देख कर बोला जाता है हाँ भाई ये प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप पीएच मीटर यूज़ करोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करोगे, कोलरीमीटर यूज़ करोगे। तो ये सब के सब हमारे क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब के सब क्या है, हमारे इसी के ही पार्ट हैं, एनालिटिकल के ही पार्ट हैं। थ्रू वेरियस टेक्निक एंड मेथड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलेवेबल इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल सब्सटेंस। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे टेक्निक का यूज़ करके, हम्म बहुत सारे टेक्निक और मेथड्स का यूज़ करके एनालिटिकल केमिस्ट्री हमको एक्यूरेट, ठीक है, और रिलेबल इंफॉर्मेशन बताता है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन बताता है? वो प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट बना किससे है? केमिकल से। तो केमिकली सब्सटेंस का जो डेटा रहेगा, ठीक है, ये वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिलने वाला है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्टडी करने के बाद मिलने वाला है, ठीक है। दस एनालिटिकल केमिस्ट्री सर्व एज द foundation for research, quality control एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। क्या बोल रहा है कि इसके लिए क्या है, हमारा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एक ये फाउंडेशन है, ठीक है, एक बेस है हर एक चीज का, या फिर हर एक फील्ड का। क्वालिटी कंट्रोल में अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज ना हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, तो हमको पता नहीं चलेगा कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कितनी प्योर है, कितनी नहीं है। अभी हम सबको पता है कि हम चाहते हैं कि लो कॉस्ट में प्योर अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ हमको मिले, हाँ, अच्छा प्रोडक्ट हमको मिले। तो उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए वो क्या चाहिए, हम कुछ ना कुछ टेक्निक का यूज़ करके उसकी प्योरिटी को चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करना, एनालिटिकल टेक्निक ही यूज़ करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया है नाउ? सॉरी, नेक्स्ट क्या है आपका, मीनिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बस मीनिंग देखते हैं, फिर नीचे हम उसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। देखो बच्चों, आपको अगर आंसर लिखने के लिए आता है तो आप आंसर को ओन वर्ड में आपने बाइट किया है, ठीक है, अच्छी बात है। आपको टॉपिक क्लियर है, आपने बाइट किया तो आप लिखोगे आंसर। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, ठीक है, तो आप उसको अपने ओन वर्ड में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मैंने कहा ना, एनालिटिकल जो सब्जेक्ट होता है ना, वो टोटली थियरी होता है। आपको कहीं कहीं पर कुछ डेरिवेशंस मिल जाएंगे, वो डेरिवेशन भी बस हमको समझने के लिए होता है, आपको वहां पर सॉल्व नहीं करना होता, आपको उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ डेरिवेशन मिल जाएंगे समझने के लिए। बाकी टोटली क्या है आपका, हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, प्रॉब्लम, मोल वगैरह कैलकुलेट करना, मोलारिटी, मोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वेट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होता है। वो अगर टॉपिक में आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ, मैं बता रही थी आपको कि हाँ, कैलकुलेशन रहता है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन रहता है, बस इतनी सारी चीज़ रहती है। नॉर्मल छोटी छोटी टॉपिक्स होते हैं जो आपको इजीली समझेंगे, बाकी सब का सब टोटली थियरी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली वहां पर ओन वर्ड में पूरे आंसर को कवर कर सकते हो। रही बात डेफिनेशन की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेफिनेशन आप प्रॉपर एज इट इज लिखो, क्योंकि डेफिनेशन जब आप ट्राई करते हो ना अपने ओन वर्ड में लिखने के लिए, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। मिस्टेक यानी कुछ ना कुछ सेंटेंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या है डेफिनेशन, क्या है, एक कुछ वर्ड, कुछ
वर्ड्स को ही मिलाकर एक प्रॉपर डेफिनेशन रेडी होता है हमारा। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर रह जाते हैं तो आपका डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहता है। और जो सर टीचर पेपर चेक करते हैं उनको क्या रहता है, उनको एक एक दिया रहता है कि भाई आपको इसके अकॉर्डिंग बच्चों का पेपर चेक करना है। ये पॉइंट्स आंसर की में दिए हुए रहते हैं कि ये पॉइंट्स बच्चे के आंसर में कवर होने चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट कवर है तो बच्चे का आंसर परफेक्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेशन को बाय हेड करो। थियरी आपको समझ के लेना है समझ के लो, पर डेफिनेशन के साथ बिल्कुल मस्ती मत करो, क्योंकि ये थोड़ा सा अप डाउन होता है ना। आपका 1 मार्क्स के डेफिनेशन आता है, अप डाउन थोड़ा सा भी होता है ना तो पूरा पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आप ट्राई करो लर्न करने के लिए। हैबिट नहीं है तो हैबिट डालो, अच्छी बात है। तो हम लोग मीनिंग की ओर चलते हैं हमारे टॉपिक पे। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, क्या बोल रहा है, जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो क्या है हमारा, हमारे केमिस्ट्री का ब्रांच है जो हमको स्टडी कराता है किसका, कंपोजिशन ऑफ मैटर। किसकी स्टडी कराता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी कराता है। नाउ व्हाट इज मैटर, बताओ बच्चों व्हाट इज मैटर। वो जो मैटर होता है वो वाला मैटर नहीं है। एक्सप्लेन मैटर मतलब होता क्या है, पढ़ा होगा ना प्राइमरी सेक्शन में, आप सबने पढ़ा होगा व्हाट इज मैटर। बताओ बताओ मुझे। एक काम करो, वीडियो स्टॉप करो, पॉज करो वीडियो को, कमेंट डाउन में फटाफट आंसर दे दो व्हाट इज मैटर। सिंपल है, चिंदी डेफिनेशन है। किया, मैं बताऊं, 1 2 3। हाँ, आंसर सुनो। एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग प्लेस एंड हैविंग मास। कोई भी सब्सटेंस ले लो, XYZ कुछ भी ले लो, आप वो क्या करेगा, उसके पास अपना खुद का एक मास रहेगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर, लोअर लेवल में हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पढ़ा है, भूलो मत। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज मैटर। अगर आपको मैटर के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करो तो अच्छे से करो। तो हमको क्या बता रहा है कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो हमको स्टडी कराता है कंपोजिशन ऑफ मैटर की। अभी हम सबको पता है मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक चौक। हाँ, अगर मेरे पास एक चौक है, ठीक है, डायग्राम है चौक का, सॉरी मैं डायग्राम थोड़ा अप डाउन हो रहा है, एक मिनट। हाँ, समझो एक चौक है, बन ही नहीं रहा है बराबर। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, ट्राई करेंगे आप सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक चौक है, हाँ, सॉलिड पार्टिकल है, बराबर। हाँ, अब जो आपका वो चौक है जो है, हाँ, अगर वो सॉलिड पार्ट को अगर मैं पाउडर फॉर्म में करूं, मुझे क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल। हाँ, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो गया, मैटर हो गए। छोटे छोटे चौक है, चौक को पाउडर फॉर्म में करो, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना उसको बोलते हैं मैटर। तो इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें बनी हुई ना, सब की सब किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। हमारे गैसेस के अंदर भी क्या होता है, मैटर होता है। लिक्विड के अंदर भी क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग सेपरेट कर दें तो क्या मिलेगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उन सबको सेपरेट कर दो, क्या मिलेगा तुमको, मैटर लास्ट में बचेगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हाँ, हमारा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री वो हमको क्या बताता है, स्टडी करवाता है मैटर्स की। मैटर क्या हो गया, आप सबको पता है, हैविंग मास, ऑक्यूपाइंग प्लेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इट focus on identifying what substances are present in a sample and determining the amount of each substance present। क्या बोल रहा है कि ये हमको बताता है कि हमारा जो सब्सटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, बराबर। क्या बोल रहा है, ये हमको बताता है जो हमारा सब्सटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है।
इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने यही देखा था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी ये देखा था। हाँ? याद करो आप सब। इन सिंपल वर्ड इट आंसर टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता है। कौन कौन सा? व्हाट इज इट एंड हाउ मच इज इट, मतलब क्या प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, बस इसी के बारे में कौन बताता है हमको? हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री बताता है। नेक्स्ट डेफिनेशन चलेंगे तो क्या बोल रहा है हमारा डेफिनेशन की एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर। प्रॉपर डेफिनेशन आपका यहाँ पर मिल रहा है, डेफिनेशन को भूलना नहीं है। मैंने क्या कहा है? डेफिनेशन को भूलना नहीं है, डेफिनेशन को प्रॉपर लिखना है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या बताता है हमको कि जो जो मटेरियल या फिर जो प्रोडक्ट मेरे पास है, वो कहाँ से बना है, प्रोसेस क्या है, हाँ, और उससे रिलेटेड बाकी सारे के सारे इंफॉर्मेशन। हाँ, अब इंफॉर्मेशन दे रहा है तो किसका दे रहा है? वो प्रोडक्ट का दे रहा है। प्रोडक्ट बना किससे? केमिकल से बना है। केमिकल के अंदर क्या है? बहुत सारे मैटर्स हैं। हाँ, या फिर जो मेरा प्रोडक्ट बना है हमारे केमिकल से, मटेरियल मैटर से। इन शॉर्ट देखा जाए तो ये है ना, अगर मैं किसी सॉलिड की स्टडी कर रही हूँ, चॉक है जो मुझे चॉक मिला है, अगर मैं उस चॉक की स्टडी कर रही हूँ, उसके पार्टिकल्स को क्रश करके उसकी स्टडी कर रही हूँ, भाई इसमें क्या प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, क्वालिटी कितनी है, हाँ, ये अच्छा है या फिर नहीं है। हाँ, तो अगर मैं उसकी स्टडी कर रही हूँ, बराबर, तो उसके अंदर की स्टडी कर रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ? उसके मैटर की स्टडी कर रही हूँ ना, बराबर ना। हाँ, तो वही हो गया, तो स्टडी ऑफ मैटर। तो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। हमारा साइंस भी क्या है? हमारा केमिस्ट्री भी क्या है? स्टडी ऑफ मैटर ही है। ये यहाँ पर बोल रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोल रहा है, बराबर। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड करने क्या क्या बोल रहा है, देख लो इधर। क्या क्या बोल रहा है? केमिकल कंपोजिशन बताएगा हमको, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस बताएगा हमको, और क्वालिटी ऑफ मटेरियल बताएगा। ये 3 के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको रखने हैं याद। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस। तो टाइप ऑफ एनालिसिस में मैंने आपको पहले ही कहा था, 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं यहाँ पर, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वालिटी है उसमें, मतलब क्या क्या प्रेजेंट है, बराबर। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या देखा था? सिलेबस के इंट्रोडक्शन में क्या देखा था कि कितनी चीजें कितनी प्रेजेंट है, मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, बराबर। उसका वॉल्यूम देखते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या बोलेगा वो? आइडेंटिफाइंग द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल। जो भी मेरे सैंपल में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो उसको आइडेंटिफाई करना। हाँ, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? डिटेक्टिंग, क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल क्या है हमको यहाँ पर गिवन है कि डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, बराबर, बराबर है कि नहीं? हमको एक ये सॉल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर से हमको डिटेक्ट करना है क्लोराइड आयन को। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है? Qualitative analysis is the branch of analytical chemistry that deal with the identification of the substance present in a sample. It tells us what is present but not how much is present. क्या बोल रहा है कि हमारा जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये हमको बताता है, ठीक है, ये हमको बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, बराबर, क्या क्या चीज डाला हुआ है, वो सारे के सारे हमारे सैंपल में क्या क्या चीज है, क्या क्या प्रेजेंट है वो बताता है। पर ये नहीं बताता कि कितना प्रेजेंट है या कितना प्रेजेंट है। ये पता करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, in qualitative analysis chemists detect the presence of different ion elements और कंपाउंड्स यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन एंड टेस्ट। क्या बोल रहा है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करेंगे? अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, इफ मैं केमिस्ट हूँ, अगर मुझे एक अननोन सैंपल दिया गया है, हाँ, अगर मुझे अननोन सैंपल दिया गया, मैं क्या करूंगी? उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कौन से टाइप के आयन प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो एलिमेंट है आयन है तो ठीक है, अगर वो कंपाउंड फॉर्म में है तो
वो कंपाउंड, उस कंपाउंड की स्टडी करने के लिए मुझे कौन कौन से रिएक्शन करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे चीजें, हाँ, मैं कैसे बताऊंगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके ही बताऊंगी। ठीक है, मैं रिएक्शन करूंगी, मैं एलिमेंट की टेस्टिंग करूंगी, मैं आयन का टेस्टिंग करूंगी, जो कंपाउंड गिवन है उसका मैं बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करूंगी, फिर जाकर मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी भाई ये जो आपने सैंपल दिया हुआ है ये इस कैटेगरी का बिलोंग करता है, या फिर ये अननोन सैंपल है, ये सैंपल का ये नेम है, बराबर। द आइडेंटिफिकेशन इज यूजली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल चेंजेस सच एज, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, उन सारी चीजों को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट गिवन है। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, उसके कलर को, सॉरी हमने क्या देखेंगे, चेंज इन कलर, अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आप जब टाइट्रेशन करते हो, 11th में टाइट्रेशन किया होगा आपने, ठीक है, जब आप टाइट्रेशन करते हो तो टाइट्रेशन के टाइम पर आपने देखा कलर चेंज होता है, पिंकिश कलर होता है, ग्रीनिश कलर होता है, बराबर, कुछ याद आ रहा है 11th का, हाँ, तो क्या देखेंगे हम लोग, चेंज इन कलर देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब मैं थी मेरे टाइम पर तो 11th-12th में ये प्रैक्टिकल नहीं था, प्रेसिपिटेट का कोई प्रैक्टिकल नहीं था, हमको बीएससी लेवल पे प्रैक्टिकल मिले, तो हो सकता है मे बी अभी का आप सबको आया होगा। तो उस तो होता क्या है उसके अंदर कि आपका जो सॉल्यूशन रहेगा ना, वो सॉल्यूशन ड्राई करने के बाद ना प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, क्रिस्टल्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। क्रिस्टल, सॉरी, उसको ही प्रेसिपिटेट, मतलब कुछ पार्टिकल उसके अंदर रह जाएंगे, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर फोटो वगैरह मुझे मिला तो मैं आपको पोस्ट पे डाल दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस निकलती है, कुछ रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ गैसेस जरूर निकलती हैं, हाँ, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर, ऑलमोस्ट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ही निकलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्लेम, फ्लेम कलर, अगर हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, हाँ, तो उसका उसका कलर चेंज होता है, एक होता है हमको 11th-12th में भी था और बीएससी लेवल पे आपको मिलेगा, जब आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें फ्लेमेबल आपको शूटी फ्लेम मिलता है। उसमें क्या होता है, वो जो फ्लेम है जो हम लोग एक छोटे से किसमें, एक मिनट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, हाँ, एक ना वो पोर्सलिन पीसेस होती है, उसके ऊपर क्या करना रहता है आपको ना, आपका जो सैंपल दिया रहेगा ना उस पर डालना रहता है, और उसको थोड़ा सा आग पे डालना रहता है, मीन्स आपको हीट करना रहता है। वो हीट करते टाइम आपको ना शूट फ्लेम आएगा, मतलब जो जो फायर जो आग जल रही है ना उसका फ्लेम का कलर चेंज होगा, वो ग्रीनिश होता है, कभी रेडिश होता है, ऐसे। तो वो हो गया क्या, फ्लेम कलर, मतलब जो हमारा फ्लेम है उसका कलर चेंज हो जाएगा, इससे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ठीक है, एक अजीब सी स्मेल, एक बात बोलूं मैं, अगर आप ना, ठीक, ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल परफॉर्म किए रहोगे 11th-12th में, सिंपल सी बातें किए रहोगे, तो ये आपको याद है प्रिलिमिनरी टेस्ट करके होता है, कुछ याद आ रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि सारे के सारे टेस्ट हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड हैं। आपको वहां पर कलर देख के बताना रहता है, सबसे पहला काम रहता है आपको जो सैंपल गिवन रहता है ना, आप उसका कलर देखना रहता है, ठीक है, उसका आपको स्मेल चेक करना रहता है, उसका स्मेल कैसा है, बराबर, वो चेक करना रहता है, वही हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर हो गया। आप उसको फ्लेम पे चेक करते हो, फ्लेम कैसा फ्लेम है उसका, वो भी हो गया, कौन सी गैस निकल रही है वो भी चेक करते हैं, सॉल्युबल है या फिर नहीं है वो भी चेक करते हैं, प्रिसिपिटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो भी चेक करते हैं। तो ये सब के सब क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट हमारा कोई भी सैंपल हमको देंगे तो हमको यही करना रहता है, ओके। हाँ, नेक्स्ट, तो क्या है, टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी टाइप होता है, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अभी इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या रहेगा, क्या बोल रहा है
कि डिटेक्शन ऑफ कैटायन, डिटेक्शन ऑफ एनायन, जब आप इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, जब आप इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा क्या क्या फाइंड करना रहेगा, कैटायन और एनायन फाइंड करना रहेगा। आपको अननोन सैंपल गिवन रहेगा, उसमें से बोलेगा आप कैटायन फाइंड करो या फिर एनायन फाइंड करो। इजी प्रैक्टिकल है। अगर मुझे वीडियोस वगैरह मिले या फिर मुझे कभी मिला ऐसे, वैसे तो मेरा हो चुका है सब कुछ, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगी कहीं से, अगर मुझे मिला तो मैं वो वीडियो डाल दूंगी, पूरा प्रोसेस के साथ डालूंगी, ठीक है। तो हाँ, तो वहां पर आपको कैटायन और एनायन फाइंड करना रहता है। डिटेक्शन ऑफ कैटायन, डिटेक्शन ऑफ एनायन, ये हो गया। फिर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपको ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको देखो यहाँ पर है क्या क्या गिवन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाँ जो मैं टेस्ट की बात कर रही थी इधर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। आप करते ना प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो बराबर, वो टेस्ट होने के बाद एसिड बेस फिनॉल न्यूट्रल सब फाइंड करते हो, फाइंड करने के बाद आप ग्रुप डिटेक्शन पे जाते हो कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बराबर। हाँ तो यहाँ पर आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया बराबर। हाँ, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन्स, वही फंक्शनल ग्रुप चेक करना रहता है हमको। एग्जाम्पल क्या है, एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू सॉल्यूशन कंटेनिंग क्लोराइड आयन, ठीक है, अगर हमारे पास ना क्लोराइड आयन कंटेन किया हुआ कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो उसमें अगर आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, तो आपको क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो मेरा सैंपल गिवन है उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई सैंपल दिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर क्लोराइड आयन है, या फिर आपको एक अननोन सैंपल दे दिया गया और बोला इसकी चेकिंग करो, क्या फाइंड करना है इसमें से, आप मुझे बताओ क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो आपको करना क्या है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, हाँ, उस सॉल्यूशन के अंदर आपको सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा उसमें, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ठीक है, व्हाइटिश कलर का पूरा आपका हो जाएगा जो सॉल्यूशन रहेगा वो। हाँ, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट करेगा कि जो हमारा गिवन सैंपल है, सैंपल सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अगर वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, इन शॉर्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता है, तो आपके सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, एब्सेंट है। इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अ ब्रिक रेड फ्लेम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन फ्लेम टेस्ट, ठीक है, आपको सैंपल दिया, अब उसको क्या बोला है, फ्लेम टेस्ट करो, वही फॉस्लिन पीसेस रहेगा छोटा सा, उसके ऊपर आपको सैंपल डालना है और वो फ्लेम में डाल देना है। जब आप डालोगे आपको ब्रिक रेड कलर का फ्लेम फॉर्म होगा, अगर वो फ्लेम तुमको दिखा, हम्म, तो समझ लेना उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, और अगर नहीं दिखा तो कैल्शियम एब्सेंट है, हो गया। नेक्स्ट, अब इन सबका इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना है हमको। तो फर्स्ट क्या है, हेल्प हेल्प आइडेंटिफाइंग अननोन सब्सटेंस, मैंने कहा ना कि अगर मुझे कोई सॉल्यूशन गिवन है उसमें से बोला है एक्स वाई जेड फाइंड करो, क्लोराइड आयन फाइंड करो, केटायन फाइंड करो, एनायन फाइंड करो, कैल्शियम फाइंड करो, कुछ भी फाइंड करो, हाँ, तो मैं क्या करूंगी, जो भी अननोन सब्सटेंस रहेगा उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ इजिली बाय यूजिंग दिस मेथड। यूज इन लेबोरेटरी टेस्टिंग, लेबोरेटरी में भी इसका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट इन वाटर एनालिसिस एंड फूड टेस्टिंग, मैंने कहा ना वाटर एनालिसिस में आपको पता है जो आपके घर में पीने का पानी आता है ना, ड्रिंकिंग वाटर, वो आपके पास आने से पहले चेक होता है, क्वालिटी चेक की जाती है उसकी क्या क्या प्रेजेंट है। क्लोराइड आयन, वाटर प्यूरिफिकेशन के टाइम पर उसमें क्लोराइड आयन ऐड करते हैं, और आपको पता है वो क्लोराइड आयन अगर हाई अमाउंट में चला आए, ठीक है, आपके वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में गया, तो वो कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी पे। क्लोराइड आयन हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, हाई अमाउंट में अच्छे नहीं है। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोराइड आयन को ऐड किया जाता है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर
उस वाटर का सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालकर चेक करते हैं कि जो मेरा प्यूरिफाई होकर वाटर आया है उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ठीक है, इट ओके। पर अगर वो ज़्यादा है, हाई अमाउंट में है, तो कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा। इसके लिए लेबोरेटरी में वाटर प्यूरिफाई, जहाँ पर भी प्यूरिफिकेशन सेंटर है हमारा वाटर प्यूरिफाई करने का, वहाँ पर वाटर प्यूरिफाई होने के बाद प्रॉपर चेकिंग होती है उस वाटर सैंपल की। करेक्ट। नेक्स्ट, फाउंडेशन फॉर फर्दर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, मुझे पता चल गया कि क्या क्या मेरे गिवन सैंपल सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगी, उसकी क्वांटिटी देख लूंगी कि भाई अगर सिल्वर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मेरे पास अननोन सैंपल है, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, अननोन सैंपल है, और मुझे क्या करना है, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। भाई पर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे सैंपल सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। हाँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मैं जो रिजल्ट निकाल रही हूँ, जो क्वांटिटी मेरी आ रही है 25%, 60%, 95%, 2%, जो कुछ आ रहा है वो किसका है, बराबर। तो मुझे अगर उसको जानना है, हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्या क्या प्रेजेंट है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिटी देखनी पड़ेगी क्या क्या सैंपल में, गिवन सैंपल में प्रेजेंट है। आफ्टर चेकिंग दिस, हाँ, मैं गो थ्रो करूंगी किसके लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, इतने इतने अमाउंट में प्रेजेंट है। मैंने कहा ना हमारे पास क्या आता है, जहाँ पर वाटर टेस्टिंग होता है, प्योरिफिकेशन होता है, वहां पर एक टेस्ट ट्यूब में आपका आएगा, वाटर आएगा चेकिंग के लिए, भाई देखो इसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है फिर नहीं है। तो उसमें क्लोराइड आयन, मैंने कहा ना लेस और हाई, तो फिल्टर होने के बाद क्लोराइड आयन उसमें रहना सिंपल सी बात है, रहेगा ही रहेगा। तो क्या होगा, और इसके साथ चेकिंग होती है, आपको पता है, एक्स्ट्रा मिनरल्स की, कुछ एक्स्ट्रा मेटेलिक सब्सटेंस या फिर कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह ऐड, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो ऐड होकर तो नहीं जा रहे। अगर वो ऐड होकर गए यानी हमारा वाटर अभी भी इनप्योर है, अगर वो ऐड होकर गए सबको अफेक्ट करेगा, ठीक है, जो जो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, बीमारी वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, पॉइजनिंग वगैरह, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए वो चेकिंग होती है। तो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पर कि जो आता है हमारे पास सैंपल आता है, वाटर सैंपल आता है, वो क्या रहता है कि क्वालिटी पता चल गई क्या क्या है, अब उसके अंदर क्लोराइड आयन चेक करना है प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, तो वो लास्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस एक बेस है हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, डिटरमाइन द अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, जो मेरे पास सैंपल सोल्यूशन आया है, बराबर, जो मेरे पास सैंपल सोल्यूशन आया है, हाँ, उसमें उसका अमाउंट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में क्या क्या प्रेजेंट है वो चेक करते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं। आप अमाउंट चेक करो या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, बात एक ही है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, मेरे पास समझे ये सैंपल आया है, हाँ, समझे मेरे पास ये एक सैंपल आया है, ठीक है, ये एक सैंपल आ गया है, पेपर पे लाके मुझे सैंपल दे दिया गया है, बोला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो। हाँ, तो ये सैंपल के अंदर, ठीक है, ये सैंपल के अंदर जितने नंबर्स ऑफ मैटर होंगे, बराबर, जितने नंबर्स ऑफ मैटर होंगे वो मेरा क्या रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ठीक है। हाँ, नंबर्स ऑफ जितने मैटर उतना उसका क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। क्लियर हुआ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है देख लिया। चलो नेक्स्ट, फाइंडिंग हाउ मच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, हमारे बेस्ट एग्जांपल क्या गिवन है यहाँ पर, हमारे ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अभी ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, ब्लड सेल्स भी होते हैं, बराबर,
और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह भी होता है, कार्पोसेल्स भी होते हैं। तो उन सब के अंदर हमको क्या चेक करना है कि हमारे ब्लड के अंदर ये सारे के सारे ब्लड के पार्ट हैं, मतलब ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। उसमें से हमको क्या चेक करना है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो है, पर कितना है हमको नहीं पता। तो ये पता करने के लिए हमको क्या करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। Clear? Next. Quantitative analysis is based on accurate measurement technique and well-defined chemical or instrumental method. The result depend on क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग का देख लेते पहले। क्या बोल रहा है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस किस पे है, एक्यूरेट मेजरमेंट टेक्निक है। मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमको क्या बताता है कि मेरा गिवन सैंपल सॉल्यूशन में अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, एग्जैक्ट प्रॉपर अमाउंट मुझे बताएगा। ओके, मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट प्रॉपर अमाउंट हमको बताएगा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बराबर। हाँ, नेक्स्ट तो क्या क्या है, प्रॉपर सैम्पलिंग है, करेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, एक्यूरेट कैलकुलेशन और मिनिमाइजिंग ऑफ एरर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम लोगों ने कर लिया, क्या क्या प्रेजेंट है, कितना कितना प्रेजेंट है, तो हमको क्या क्या पता चलेगा, प्रॉपर सैम्पलिंग पता चल जाएगी, करेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पता चलेगा हमको क्या क्या है, फिर क्या है, एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा उसके अंदर, और कितना हम लोग अगर कुछ एरर निकल रहा है, ठीक है, तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कितना, आपको पता है जितने प्रोडक्ट बनते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ एरर निकलता ही निकलता है। कुछ कमियां निकलती है, मतलब कमियां, कुछ खामियां निकल जाती हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको किस लेवल तक हम लोग कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमको कौन बताता है, हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही बताता है। नेक्स्ट कहाँ है यहाँ पर, हाँ, तो मेन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेन मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मेन मेथड क्या है, दो है, एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, नहीं, हाँ सॉरी तीन है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है और इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। ठीक है, अगर मुझे किसी सैंपल सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो 3 मेथड्स गिवन है। फर्स्ट, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकती हूँ मैं गिवन सैंपल सॉल्यूशन का। सेकेंड, आई विल परफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड थर्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मास के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है उसको, उसका क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या है, द एनालाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्योर स्टेबल प्रेसिपिटेट विच इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड वेट। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में करना क्या रहता है आपको पता है, सिंपल मेथड है। आपको एक सैंपल सॉल्यूशन देंगे, सैंपल सॉल्यूशन देंगे, अब वो जो सैंपल सॉल्यूशन रहेगा ना, अभी उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है सबसे पहले वो पता लगाना रहेगा, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस करना रहेगा। एनालिसिस करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे दो कंपाउंड का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल है, उनका मिक्सचर दे दिया हुआ है, वो एक कंपाउंड दे दिया हुआ है, दो अलग अलग चीज प्रेजेंट है उसके अंदर। आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले उसको ना, अगर वो सॉलिड में है तो उसको आपको लिक्विड में कन्वर्जन करना रहेगा, वेट करना रहेगा, तब गीला करना रहेगा। तो उसको क्या करना रहेगा, सबसे पहला काम रहता है हमको हमारे सैंपल सॉल्यूशन को प्योर करना। आफ्टर प्योरिफिकेशन उसको साइड में रख दो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल हो गया मतलब उसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। आफ्टर प्रेसिपिटेशन आपको उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आपको उसको ड्राई करना है, बराबर। ड्राई करने के बाद आप उसका वेट करोगे, और वेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो सैंपल सॉल्यूशन गिवन था,
वो क्या उसके अंदर अगर क्लोराइड आयन चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने अमाउंट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्लियर। एनालाइट मतलब होता है वो सैंपल को बोलते हैं एनालाइट। क्लियर। वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक यानी टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। सॉरी। हाँ, तो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, क्या बोल रहा है कि हमारा जो सब्सटेंस रहेगा, जो मटेरियल रहेगा या फिर सॉल्यूशन रहेगा, वो कैसे रहेगा, वॉल्यूम में रहेगा। उसमें क्या था, वेट में था, इसमें क्या है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन्वॉल्व टाइट्रेशन टू डिटरमाइन अननोन कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों ने 11th में किया होगा, 12th में किया होगा, पीएससी लेवल पे भी ये प्रैक्टिकल गिवन है। करना क्या रहता है इसके अंदर, आपको नोन सैंपल सॉल्यूशन के साथ, बराबर, नोन सैंपल सॉल्यूशन के साथ एक अननोन सैंपल सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अननोन सैंपल सॉल्यूशन दिया जाएगा। हाँ, आपको क्या करना रहता है, उसको डाइल्यूट करना रहता है, जितने भी गिवन रहेंगे उस सबकी रीडिंग निकालनी रहती है, नोन सैंपल सॉल्यूशन का निकालना रहता है, लास्ट में अननोन सैंपल सॉल्यूशन का निकालना रहता है। जो ग्राफ आता है आपका, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ग्राफ आता है, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको पता चलता है कि हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन जो अननोन है उसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक आ रही है। हाँ, तो उसके अननोन सैंपल का जो रीडिंग आएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है कि हमारा जो अननोन सैंपल सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, आपको ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, देखो बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे करके, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, आपको ना ऐसे रीडिंग्स दी रहेगी, आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, आपका ग्राफ जाने वाला है ऊपर। फिर आपको यही कहीं पर आपको अननोन की रीडिंग आ जाएगी, फिर आपको क्या करना रहता है, ऐसे मैच करना रहता है, बराबर। यहाँ पर रहता है आपका अननोन, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे सॉल्यूशन का नंबर रहता है। ठीक है, वॉल्यूम रहता है, यहाँ पर वॉल्यूम रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है आपका कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रहता है। फिर ये जो रीडिंग आएगी हमारी अननोन की, इसके बेसिस पर आपको पता चलता है कि आपका अननोन का रीडिंग कितना आया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना, जितनी रीडिंग आएगी उतना क्या रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। इजी प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में यूज एडवांस इंस्ट्रूमेंट फॉर हायर एक्यूरेसी। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। पीएच मीटर है एक, आपको पता है पीएच चेक करने के लिए हम लोअर लेवल स्कूल में क्या सीखा हम लोगों ने, ऐसे पीएच, सॉरी हाँ, ऐसे पीएच होता है, हाँ, सेंटर में 0 रहता है, सॉरी सेंटर में 7 रहता है, यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या रहता है 14। ये साइड का क्या रहता है सारा, ये साइड का सारा हमारा एसिड रहता है। हाँ, ये साइड का क्या रहता है सारा हमारा बेस रहता है, बराबर बराबर ना। हाँ, और सामने ये क्या रहता है हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे हम लोग पीएच फाइंड करते थे, बराबर ना, ऐसे फाइंड करते थे ना पीएच। हाँ, ये किसके लिए रहता है, जिसके कलर शो हो रहे हैं। आपको पता है कि जो हमको सैंपल, अगर कोई सैंपल सोल्यूशन है उसका कलर शो हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ये पीएच स्केल, ये पीएच स्केल यूज करते थे। लेकिन इमेजिन करो अगर कोई सैंपल है जो कलरलेस है, हम लोग क्या पीएच अगर चेक करते हैं टाइट्रेशन करके, तो क्या देखते हैं हम लोग उसके अंदर से कलर शो, जब कलर शो करता है तभी हमको पता चलता है ना हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। याद है कि नहीं याद है आपको टाइट्रेशन का, एसिड बेस टाइट्रेशन था ना, न्यूट्रल हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है,
जो कलर चेंज करता है पिंकिश कलर, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिंकिश कलर चेंज करता है, उससे हमको क्या पता चलता है? हमारा सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक ही पता चलता है ना। तो ये क्या है, पीएच स्केल के थ्रू अगर जो कलर दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन आपको पता है कभी कभी हमारे ऐसे बहुत सारे सैंपल्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे टाइट्रेशन है, प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें आपको कलर, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कलर शो करता है मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पर क्या करेगा वो रिएक्शन, अंदर ही अंदर रिएक्शन, कलरलेस रहते हैं ना हमारे सैंपल्स, तो अंदर ही अंदर एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा, बट वो बाहर कलर शो नहीं करता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको ये पीएच स्केल की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं पता है? पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, बराबर। तो ये पोटेंशियोमीटर हमको क्या बताता है, जो हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है आफ्टर रिएक्शन, हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो कलर शो नहीं करता है इंडिकेटर डालने के बाद भी, वहां पर क्या यूज होता है? हमारा पीएच मीटर यूज होता है, पोटेंशियोमीटर यूज होता है। वो हमको पीएच इंडिकेट करके बताता है हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हम बस इम्पोर्टेंट देखेंगे, उसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे बहुत रात हो चुकी है। क्या है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, रिलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, require proper calibration and standardization, involve careful calculation and data analysis। ये क्या है? इसके इम्पोर्टेंट ये है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक कहाँ खत्म किया हुआ है देख लेते हैं। आज हमने टॉपिक खत्म किया हुआ है, ठीक है, आज हमने टॉपिक हमारा कहाँ खत्म किया हुआ है, यहाँ पे खत्म किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पे खत्म कर लिया है टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबको समझा होगा, बराबर। मैंने कहा ना थियरी है, थियरी कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को नहीं लगता है। जिनका फेवरेट टॉपिक होगा, सॉरी फेवरेट सब्जेक्ट होगा एनालिटिकल, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल है। जिनको एनालिटिकल थियरी याद करने में, समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लर्न करने में, उनके लिए भी यूजफुल है। अगर आपको वीडियो के या फिर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट डाउन करो, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। और शेयर करो वीडियो को दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, डाउट है तो कमेंट करो, और कुछ चेंजेस करना है तो वो भी बताओ, वो भी आपका हो जाएगा। और अदर टॉपिक्स पे मेरे वीडियो है जो वो चालू है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी आ जाएगा। थोड़ा शेड्यूल बिजी है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई विल ट्राई। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कमेंट डाउन करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको जैसे चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, मेल पे चाहिए, जैसे चाहिए वैसे। मैंने अभी तक कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, व्हाट्सएप चैनल क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो ऐसे अपलोड करना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको पर्सनली सेंड कर सकती हूँ मेल के थ्रू और व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल हो। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका पार्ट 2 आ जाएगा, जल्दी आएगा, मे बी कल आ जाए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। टेक केयर and once again thank you for watching. Do subscribe.